जय हिंद। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों यहाँ पर हमारा रेलवे बैच चल रहा है और इस रेलवे बैच के अंदर ऑलरेडी मैथ्स की क्लासेस चल रही हैं। आज से हम लोग साइंस की क्लास शुरू करेंगे और साइंस की क्लास में पहला चैप्टर हम लोग देखेंगे। पहला चैप्टर है हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट यानी मात्रक और मापन। इसके सवाल हम लोग करने वाले हैं जो कि आपके रेलवे के एग्ज़ाम्स में प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को बेहतरीन तरीके से हम लोग देखेंगे, इनका पूरा कॉन्सेप्ट जानेंगे, तरीका जानेंगे कि कैसे प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। अब देखिए दोस्तों, जब भी हम यूनिट एंड मेजरमेंट के सवालों को करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हमको जानना ज़रूरी होता है फॉर्मूला। किसी भी चीज़ का अगर फॉर्मूला आपको पता है तो आप आसानी से उनका यूनिट निकाल सकते हैं, उनका मात्रक निकाल सकते हैं, यानी इकाई जिसको कहते हैं। ठीक है ना। तो अब इसमें इस सवाल में पहला प्रश्न देखिएगा, इसमें क्या बोला गया है। इसमें बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है। शक्ति की इकाई का क्या मतलब है? यूनिट ऑफ पावर। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से कौन सा पावर का यूनिट नहीं है। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा डिटेल में समझिए। भाई पावर आपका क्या होता है? पावर इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, कितना होता है? वर्क अपॉन टाइम होता है। सभी को पता है ये चीज़ें। अब ये बताइए कि अगर हम यहाँ से पावर का यूनिट लिखेंगे तो क्या होगा? ये होगा वर्क का यूनिट डिवाइड बाई टाइम का यूनिट। वर्क यानी काम, है ना। तो कार्य का यूनिट क्या होता है? जूल होता है। याद रखिएगा कि कार्य यानी वर्क और ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा यहाँ पे हम आपको लिख देते हैं। तो यहाँ पर आप लोग नोट कर लीजिएगा कि जो वर्क है, वर्क एंड एनर्जी, इन दोनों की यूनिट सेम होती है। ठीक है, वर्क एंड एनर्जी, इन दोनों की यूनिट जो है दोस्तों वो सेम होती है और दोनों की यूनिट क्या होती है? जूल। ठीक है, JOULE। जूल को हम लोग कैपिटल J से डिनोट करते हैं। तो ये आपके वर्क एंड एनर्जी, वर्क कहिए एनर्जी कहिए, क्योंकि वर्क ही ट्रांसफॉर्म होता है एनर्जी में, है ना। तो देख लीजिए हमारा जो वर्क और एनर्जी, इसका यूनिट क्या हो जाएगा? जूल। तो पावर का अगर यूनिट लिखेंगे तो ऊपर हो जाएगा आपका जूल और डिवाइड बाई टाइम। टाइम का यूनिट आपका क्या होता है? सेकंड, यानी कि जूल पर सेकंड। तो पावर का यूनिट आपका क्या होगा? जूल पर सेकंड। मतलब ये आपका सही है, पावर का यूनिट है। ठीक है। किलोवाट घंटा, अब इसको समझिएगा, है ना। पहले इसको देखिए, सी नंबर को। सी ऑप्शन आपका क्या होता है? ये होता है आपका हॉर्स पावर, है ना। अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर, जिसको हम लोग HP कहते हैं, हॉर्स पावर। तो हॉर्स पावर किसका यूनिट है? पावर का ही तो यूनिट है। ये पावर को ही तो डिनोट कर रहा है, यानी शक्ति का ही इकाई है। तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि ये आपका पावर का यूनिट है। इसी तरीके से जो वॉट होता है, याद रखिएगा कि यहाँ पर जूल पर सेकंड या फिर वॉट, है ना। तो पावर की दो यूनिटें होती हैं, कौन कौन सा? जूल पर सेकंड या फिर वॉट, है ना। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 वॉट इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड। इस तरीके से भी हम लोग इसको कह सकते हैं। तो वॉट भी हमारा क्या है? शक्ति का इकाई है, मतलब ये भी आपका ऑप्शन करेक्ट है। अब आ जाइए यहाँ पे किलोवाट घंटा। किलोवाट में अगर देखिए, किलोवाट को देखें तो ये वॉट है, वॉट के साथ किलो लगा हुआ है, मतलब कि एक तरह से वॉट ही है। किलो का मतलब क्या होता है? 1000 ना। तो 1000 वाट घंटा है इसका मतलब, तो वॉट हो गया। अब ये समझिए कि आपका पावर का यूनिट क्या होता है? वॉट, है ना। पावर का यूनिट क्या होता है? वॉट होता है। ध्यान से सारी चीज़ें समझते जाइए और नोट करते जाइए। पावर का यूनिट वॉट होता है, तो वॉट इक्वल टू क्या होगा? जूल, है ना। जूल और डिवाइड बाई सेकंड, है ना। अगर हम इस सेकंड को इधर ले जाएं तो क्या होगा? वॉट इंटू सेकंड हो जाएगा कि नहीं। और इक्वल टू इधर क्या बनेगा? आपका जूल बनेगा। जूल क्या है? वर्क है, मतलब जूल जो है वॉट इंटू सेकंड के बराबर है। तो किलोवाट घंटा मतलब सेकंड कहिए, टाइम कहिए, वही है ना। सेकंड को हम लोग उसके फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, घंटे के फॉर्म में। तो वॉट इंटू सेकंड कहिए या फिर किलोवाट इंटू घंटा कहिए, वो किसका यूनिट बनेगा? वो कार्य का यूनिट बनेगा, जो कि जूल के बराबर होगा। तो ये आपका जूल के बराबर होगा। तो जूल किसका यूनिट है? वर्क का,
है ना, वर्क या फिर एनर्जी का। तो ये वाला जो है ये आपका वर्क या फिर एनर्जी का है, तो ये शक्ति का इकाई नहीं होगा। यही आपका ऑप्शन करेक्ट आंसर बन जाएगा, है ना। यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। सभी को समझ में आ गया? पूरा एक एक चीज़ डिटेल में हम आपको समझा दिए हैं। नोट कर लीजिए सभी लोग। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए दोस्तों, दूसरा सवाल ये रहा, ये भी एक अच्छा सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा यानी कि हीट एनर्जी की इकाई नहीं है? थर्मल एनर्जी कहिए, हीट एनर्जी कहिए, ऊष्मीय ऊर्जा का यूनिट कौन सा नहीं है ये बताना है। तो ध्यान दीजिएगा कि जो कैलोरी है उसको उससे भी हम लोग हीट एनर्जी मापते हैं। ऊर्जा कैलोरी इससे भी मापते हैं। जूल तो ऊर्जा का यूनिट होता ही है ना। वॉट इंटू सेकेंड, अभी हम आपको बताए हैं कि जो वॉट इंटू सेकेंड होगा वो जूल के बराबर होगा, और जूल क्या है? ऊर्जा की इकाई है, तो ये भी आपका हो सकता है। लेकिन किलो वॉट ये आपका पावर का यूनिट है। ये आपका किसका यूनिट है? पावर का यूनिट है। तो चूंकि आपको ऊष्मीय ऊर्जा का इकाई नहीं है ये पूछा है, तो कौन सा नहीं है? किलोवाट ये आपका चूंकि पावर का इकाई है, तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट आंसर बन जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब होगा। समझ में आ गया? आरआरबी ग्रुप डी 2022 के पेपर में पूछा गया प्रश्न है ये, और जो भी प्रश्न हम यहाँ पे करवा रहे हैं ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। क्लियर हो गया ना? आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पे तीसरा सवाल क्या दिया है? प्रेरित विभवांतर की एसआई यूनिट, एसआई इकाई क्या होगी, है ना। तो देखिए प्रेरित विभवांतर को कहते हैं हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो एसआई यूनिट होती है, अब चूंकि ये विभवांतर जो है ये एक तरह का वोल्टेज ही है, विभव है, वोल्टेज डिफरेंस इसको कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो वोल्टेज है या विभव है या विभवांतर है, इसकी जो एसआई यूनिट होती है दोस्तों, एसआई यूनिट याद रखिएगा कि जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट वो कितना होता है? तो वो होता है वोल्ट। ठीक है, एसआई यूनिट किसकी एसआई यूनिट? यहाँ पे विभवांतर कहिए या फिर विभव कहिए, इन सभी का जो एसआई यूनिट है या वोल्टेज कहिए, इन सभी का एसआई यूनिट क्या होता है? वोल्ट होता है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया? वोल्ट, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल वी से, कैपिटल वी, है ना। तो इससे डिनोट करते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे चलें अगले सवाल पे। अब आइए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस से रिलेटेड सवाल देखते हैं। आपको बोला क्या है? प्रतिरोधकता की एसआई यूनिट। प्रतिरोधकता क्या होता है पहले ये समझिए। प्रतिरोधकता का मतलब होता है रजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस अलग चीज़ है यानी प्रतिरोध, और रजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता अलग चीज़ है। ठीक है, अब आप लोग ओम के नियमानुसार एक फार्मूला जानते हैं दोस्तों। कौन सा फार्मूला? वी यहाँ पे V इक्वल टू आई आर, है ना। V इक्वल टू आई इंटू आर। यहाँ पे V क्या है? वोल्टेज है, जो वोल्टेज अप्लाई किया जाता है। I क्या है? उसमें फ्लो होने वाला करंट, और रेजिस्टेंस आपका प्रतिरोध। ठीक है, तो यहाँ से R का फार्मूला क्या बनता है? R का फार्मूला बनता है V अपॉन आई। एक एक चीज़ आपको डिटेल में बता रहे हैं, V अपॉन आई, ठीक ना। तो अब यहाँ पर सबसे पहले इस रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट जानिए। तो रेजिस्टेंस का जो एसआई यूनिट है, किसका एसआई यूनिट? इसका एसआई यूनिट एक तो ओम होता है, इस साइन को हम लोग ओम कहते हैं, और एक इसका एसआई यूनिट होता है, चूँकि अगर फार्मूला से देखें तब वोल्ट अपॉन यहाँ पे नीचे क्या है? करंट है, करंट मतलब धारा, तो धारा का एसआई यूनिट होता है एम्पियर। तब वोल्ट अपॉन एम्पियर, मतलब कि रेजिस्टेंस का एक और यूनिट होगा वोल्ट पर एम्पियर, है ना, वोल्ट पर एम्पियर। ठीक है, वोल्ट पर एम्पियर, V अपॉन ए। क्लियर हो गया? तो R के यानी रेजिस्टेंस के दोनों यूनिट बता दिए, एक होता है ओम और एक होता है वोल्ट पर एम्पियर। ओम को हम लोग ऐसे लिखते हैं OHM। ठीक है, ओम भी एक साइंटिस्ट ही थे, है ना। तो इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। अब यहाँ पर ये समझिए कि एक और फार्मूला होता है रेजिस्टेंस के लिए, है ना। ये होता है R इक्वल टू रो L बाई ए। ये सारी चीज़ें आप लोग 11th-12th में पढ़ते हैं, खासकर 12th में पढ़ते हैं। अब रो L अपॉन ए, ये जो रो है ना, ये जो साइन आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो रो है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रजिस्टिविटी कहते हैं, यानी प्रतिरोधकता कहते हैं। इस साइन को आप लोग याद रखिएगा, रो कहते हैं, ग्रीक लेटर है ये। रो को क्या कहा जाता है यहाँ पे? रजिस्टिविटी। ठीक है, रजिस्टिविटी आप लोग याद रखेंगे, ये रजिस्टिविटी है यानी प्रतिरोधकता है। अब अगर प्रतिरोधकता की एसआई यूनिट निकालनी है तो प्रतिरोधकता का पहले फॉर्मूला निकाल लीजिए। अगर यहाँ से देखें तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए? इधर R है, ठीक है,
इंटू ये a जो है उधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा a, और l आपका उधर मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी a अपॉन l हो जाएगा। a यहाँ पे एरिया होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, और l होता है लेंथ, जिस तार में करंट फ्लो हो रहा है, जिस तार की रेजिस्टेंस हमको निकालनी है, उस तरीके से अगर हम लोग देखें तो L है आपका तार का लंबाई और A है क्रॉस सेक्शनल एरिया, है ना। तो अब यहाँ पर रो का अगर हम लोग SI यूनिट निकालना चाहें तो क्या होगा, सुनिएगा ध्यान से। ये बताइए कि रेजिस्टेंस का SI यूनिट क्या होता है। तो रेजिस्टेंस का SI यूनिट आप लोग जानते हैं ओम होता है, ठीक है, ओम हो जाएगा, इनटू ए का मतलब एरिया। तो एरिया का जो SI यूनिट होता है वो होता है मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये बनता है लेंथ इंटू लेंथ मिला के, है ना। और डिवाइड में जो लेंथ है इसका SI यूनिट होता है मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, सिर्फ 1 ही मीटर बचेगा, मतलब कि ओम इंटू A अपॉन L का SI यूनिट क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ मीटर आएगा। तो ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके रजिस्टिविटी का जो SI यूनिट है वो ओम मीटर या फिर ओम इंटू मीटर होता है। यानी कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब होगा। क्लियर हो गया, पूरा चीज़ हम आपको बता दिए हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ये फॉर्मूला होता है आपके किसका, यहाँ पे रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस इक्वल टू रो L अपॉन A, जहाँ पे रो आपका रेजिस्टिविटी होता है, प्रतिरोधकता होता है, L लंबाई और A क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी क्षेत्रफल, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। कितना आसान सा सवाल है ये, सीधे सीधे पूछा जा रहा है प्रतिरोध का मात्रक यानी रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होगा। RRB ग्रुप डी 2022 का पेपर का सवाल है, इसको तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है इसमें, है ना। सीधे सीधे प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है, यहाँ पे ओम हो जाता है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें 2-3 टर्म और दिए हैं, तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा ना। दूसरा देखिए कुलाम दिया है, तो कुलाम जो होता है ना, कुलाम वो होता है आवेश का मात्रक। किसका मात्रक, आवेश। आवेश को हम लोग कहते हैं चार्ज। तो चार्ज का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, यूनिट ऑफ चार्ज वो होता है कुलाम, है ना। कुलाम, कुलाम को हम लोग सी से डिनोट करते हैं, ये है क्या आपका कुलाम है, ठीक है। सभी लोग ये सारा चीज़ नोट कर लेंगे, कुलाम। और है बोल्ट, बोल्ट तो आप लोग जानते हैं, शुरू में ही बता चुके हैं, विभवांतर या विभव या फिर वोल्टेज, है ना, पोटेंशियल भी कहते हैं इसको। और यहाँ पे एम्पियर, एम्पियर आपका जो होता है वो धारा, विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है एम्पियर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे चलते हैं, बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे एक बेहतरीन सवाल है, इस सवाल को बड़े ध्यान से समझिएगा। आवर्धन की इकाई क्या होगी। आवर्धन का मतलब होता है मैग्निफिकेशन यानी बढ़ाना, ठीक है। आवर्धन को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग मैग्निफिकेशन। ये सारी चीज़ें नोट करते चलिएगा क्योंकि हम आपको इंग्लिश में भी बता रहे हैं। तो आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन का यूनिट यहाँ पे पूछा जा रहा है। अब इसको थोड़ा सा ऐसे समझिए, मैग्निफिकेशन वर्ड जो है वो ज़्यादातर आपका लेंस वगैरह में प्रयोग होता है ना। लेंस हो गया, दर्पण हो गया, वहाँ पर प्रयोग होता है। लेकिन इसको थोड़ा ऐसे समझिए कि भाई मान लीजिए कि यहाँ पर एक वायर है, ठीक है, एक वायर है, इसका जो इनिशियल लेंथ है वो 2 मीटर है, ठीक है, 2 मीटर है। बाद में इसको खींच तान के बढ़ा दिया गया, कितना बढ़ा दिया गया यहाँ पे, मान लीजिए कि 6 सेंटीमीटर है, 6 मीटर बढ़ा दिया गया है ना, खींच कर। तो अब यहाँ पे अगर आपको मैग्निफिकेशन पूछा जाए, मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कितना गुना बढ़ा या कितना गुना कम हुआ, ये चीज़ होता है मैग्निफिकेशन। तो अगर देखें कि कितना गुना बढ़ा है यहाँ पर, तो बाद में कितना हुआ, 6 मीटर हुआ, ठीक है, और पहले कितना था, 2 मीटर था। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, मीटर से मीटर कटेगा, 6/2 यानी कि सीधे सीधे 3 आ गया। तो आपका 3 गुना बढ़ा है, 3 गुना बढ़ा है ना। देख सकते हैं पहले 2 था, फिर बाद में 6 हो गया, तो 3 गुना बढ़ा है। तो मैग्निफिकेशन हमको ये बताता है कि कितना गुना बढ़ा या कितना गुना घटा है, ठीक है। तो अब ये बताइए कि क्या जब हम यहाँ पे मैग्निफिकेशन निकाल रहे थे तो क्या इसकी कोई यूनिट मिली आपको, क्या इसकी कोई यूनिट मिली आपको, क्योंकि मीटर से मीटर तो कट गया, कुछ हो यूनिट नहीं मिला। तो हमेशा याद रखना है कि जो मैग्निफिकेशन होता है वो एक नंबर होता है, वो एक वैल्यू होता है, उसकी कोई यूनिट नहीं होती है। मैग्निफिकेशन सिर्फ एक संख्यात्मक मान होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा इस सवाल का। क्लियर है, इसकी कोई इकाई नहीं होती है,
याद रखिएगा। आगे चलते हैं, बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल ये रहा, एकदम प्यारा सा सवाल है, डायरेक्टली याद करने वाला सवाल है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता यानी पावर ऑफ लेंस, इसका एसआई यूनिट क्या होता है ना। पावर का तो अलग होता है, यानी शक्ति का अलग होता है, चाहे वो विद्युत शक्ति हो, चाहे कोई यांत्रिक शक्ति हो यानी मैकेनिकल पावर हो, या फिर कोई इलेक्ट्रिकल पावर हो, तो उसका यूनिट होता है आपका वाट या फिर जूल पर सेकंड। वो चीज़ें हम देख चुके हैं, है ना। लेकिन जो लेंस की क्षमता है, पावर ऑफ लेंस है, इसका ऐसा यूनिट सीधे सीधे आपको याद रखना है, क्या होता है? डायोप्टर होता है। ठीक है, डायोप्टर को हम लोग डी से भी डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल डी से डिनोट किया जाता है ना। जैसे आप लोग जब चश्मा लगाते हैं तो उसमें पावर होता है, कितना पावर का है ये, है ना। तो उसके पावर को हम लोग मेजर किस में करते हैं? डायोप्टर में करते हैं। किस में करते हैं? डायोप्टर में। हमेशा याद रहेगा, लेंस की क्षमता किस में मापी जाती है? डायोप्टर में। एसआई यूनिट डायोप्टर होता है। क्लियर है सभी को? आगे चलते हैं, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखिए, अब यहाँ पर आपके पास 2 सवाल हैं, है ना। इसमें बोला कि फोकस दूरी की एसआई यूनिट क्या होती है। फोकस दूरी आप लोग जानते हैं कि दर्पण में यूज़ होता है या फिर आपके लेंस में उपयोग किया जाता है फोकस दूरी। तो फोकस दूरी, चूँकि फोकस दूरी ये भी एक डिस्टेंस ही है, तो कोई भी डिस्टेंस हो उसका जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है? मीटर होता है। दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, चाहे कोई भी दूरी हो, किसी भी तरह की दूरी हो, उसका जो एसआई यूनिट होता है यानी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट होता है, वो हमेशा क्या होता है? मीटर होता है, यानी स्मॉल m होता है। ठीक है, तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, मीटर हो जाएगा। अब इसमें ये बोला, सेकेंड क्वेश्चन है ना, यहाँ पे विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक का मतलब होता है यहाँ पे कॉमर्शियल यूनिट, है ना, कॉमर्शियल यूनिट। अब ये बताइए कि जो, जैसे ऐसे समझिए ना कि हम लोग जो घरों में बिजली यूज करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इतना यूनिट। ठीक है, इतना यूनिट बिजली खर्चा हो गया। जैसे मान लीजिए कि 3 यूनिट बिजली खर्चा हो गया, हम ऐसे ही ना बोलते हैं कि कितना यूनिट महीने इस महीने, या फिर आज कितने यूनिट बिजली खर्चा हुआ? 3 यूनिट। तो ये जो यूनिट है ये ऊर्जा का ही मात्रक है, लेकिन कॉमर्शियल यूनिट है। ये ऊर्जा का कैसा मात्रक है? कॉमर्शियल यूनिट। अब इसी यूनिट को अगर हम लोग चेंज करेंगे तो क्या होता है? यूनिट, ध्यान रखिएगा कि एक यूनिट जो एक यूनिट होता है, ये होता है आपका यहाँ पे, एक यूनिट इक्वल टू होता है यहाँ पे 1 किलोवाट घंटा। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि 1000 वाट घंटा, है ना, WH वाट घंटा। मतलब इसका ये है कि अगर हम 1000 वाट का कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस यूज़ करते हैं 1 घंटे के लिए, तो वहाँ पे 1 यूनिट बिजली की खर्चा होगी। यहाँ पे इसका एक और भी यहाँ पे होता है, 1 यूनिट इक्वल टू याद रखिएगा कि ये होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6, ये जूल में होता है। ठीक है, तो 1 यूनिट इक्वल टू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल में अगर कहें तो इतना होता है। अगर वाट इंटू घंटा में कहें तो 1000 वाट घंटा, और इसी को हम लोग कह देते हैं 1 किलोवाट घंटा। यानी कि जो वाणिज्यिक मात्रक है ऊर्जा का, विद्युत ऊर्जा का, वो क्या होगा? आपका किलोवाट घंटा हो जाएगा। समझ में आ गया? डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोग नोट करके रखिएगा, है ना। एक यूनिट का मतलब आपका कॉमर्शियल यूनिट, कॉमर्शियल मात्रक किसका? विद्युत ऊर्जा का। और 1 यूनिट की वैल्यू हम यहाँ पे आपको बता दिए हैं। दोनों चीज़ें नोट कर लीजिए। फिलहाल यहाँ पे अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए दोस्तों, अगला सवाल यहाँ पर है। इस सवाल में ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है? एसआई यूनिट कौन सा नहीं है ना। कोई दूसरा यूनिट हो सकता है, क्योंकि जो मात्रक होते हैं उनको हम लोग कई तरह के उसमें दिखा सकते हैं। एक होता है CGS सिस्टम, कई तरह के सिस्टम होता है मात्रक को दिखाने के लिए। एक होता है SI सिस्टम, है ना, CGS सिस्टम, FPS सिस्टम और SI सिस्टम, ये सारी चीज़ें होती हैं, है ना। तो अब यहाँ पर कौन सा SI यूनिट नहीं है ये आपको बताना है। तो देखिए, जो आपका एम्पियर होता है ये एक SI यूनिट होता है। किसका SI यूनिट होता है? करंट का, यानी धारा का। ओम जो है ये आपका SI यूनिट होता है किसका? प्रतिरोध का, यानी रेजिस्टेंस का। न्यूटन जो है ये आपका SI यूनिट होता है किसका? ये होता है आपका फोर्स का, यानी कि बल का,
है ना। तो बल का एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है, ठीक। लेकिन कैलोरी जो है ये एसआई यूनिट नहीं है। ये जो कैलोरी है ये किसका यूनिट है दोस्तों? ये है आपका ऊर्जा का, है ना। ये कैलोरी जो है ये आपका एनर्जी का यूनिट है, मतलब कि ऊर्जा का, समझ गए। तो ऊर्जा का मात्रक है, लेकिन एसआई मात्रक नहीं है, क्योंकि ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। ये जो कैलोरी है ये आपका सीजीएस सिस्टम में मात्रक है, यानी सीजीएस यूनिट है ये, है ना। सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, है ना। कई तरह के सिस्टम होते हैं। एक होता है यहाँ पे, पहला होता है आपका एमकेएस, है ना। एमकेएस चारों चीज़ें हम आपको लिख दे रहे हैं यहाँ पे, है ना। एमकेएस का मतलब होता है मीटर किलोग्राम सेकंड, ठीक। दूसरा होता है आपका यहाँ पे सीजीएस, है ना। सीजीएस, सी का मतलब सेंटीमीटर यानी लंबाई का मात्रक, जी का मतलब ग्राम और एस का मतलब सेकंड। तो ये दूसरा सिस्टम है। तीसरा सिस्टम होता है आपका एफपीएस। एफपीएस, एफ का मतलब फुट यानी जो दूरी नापने का इकाई हो गया फुट, पी मतलब पाउंड यानी कि आपका यहाँ पे द्रव्यमान का मात्रक, और एस मतलब सेकंड। फिर आता है लास्ट में आपका एसआई यूनिट यानी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। और ये जो यूनिट है ये आपका सभी देशों में यानी कह लीजिए पूरे विश्व में मान्य होता है, क्योंकि ये इंटरनेशनल सिस्टम है। ऐसा मात्रक दिया जाता है जो कि आपके हर एक देश में मान्य होगा। जैसे कि मीटर है तो मीटर आपका हर एक देश में मान्य होगा, है ना। मीटर क्लियर हो गया। तो एसआई यूनिट इसको कहते हैं। तो एसआई यूनिट कौन नहीं है आपका? कैलोरी जो है वो आपका एसआई यूनिट नहीं है। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको एसआई यूनिट नहीं पूछा था तो कौन नहीं है? कैलोरी। और कैलोरी किसका यूनिट है? एनर्जी का यूनिट है, जो कि सीजीएस यूनिट है ना। सीजीएस सिस्टम में है, एसआई में नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। बहुत ही प्यारा सा सवाल है दोस्तों। इसमें कह रहा है त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा है? त्वरण यानी एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के बारे में थोड़ा सा पहले समझिए, इसका क्या फॉर्मूला होता है, कैसे हम लोग निकालते हैं, है ना। तभी तो आप लोग मात्रक निकाल पाएंगे। तो पहले ये देखिए कि जो डिस्टेंस होता है यानी कि दूरी, है ना। तो डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है? डिस्टेंस का एसआई यूनिट होता है मीटर, ठीक है। फिर आता है आपका वेलोसिटी या फिर स्पीड, है ना। वेलोसिटी कहिए या फिर स्पीड कहिए, आप लोग यहाँ पे एक ही चीज़ें हैं। तो वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? ये होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर हम वेलोसिटी का एसआई यूनिट पूछें, ठीक है, एसआई यूनिट, तो क्या हो जाएगा बताइए? तो एसआई यूनिट डिस्टेंस का एसआई यूनिट यानी कि मीटर, और डिवाइड बाई टाइम का एसआई यूनिट यानी कि सेकंड। तो मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी कहिए या फिर स्पीड कहिए, यानी कि आपका वेग या फिर चाल, तो उसका एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड। याद रखेंगे। अब आते हैं एक्सेलरेशन पे। एक्सेलरेशन, है ना। एक्सेलरेशन हिंदी में इसको क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को हम लोग डिनोट करते हैं ए से। तो ए की वैल्यू हो जाती है यहाँ पे वेलोसिटी या फिर स्पीड डिवाइड बाई टाइम। वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है ये, है ना। तो देखिए अगर हम लोग इसका एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट निकालेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा? एसआई यूनिट, एसआई यूनिट यहाँ पे क्या होगा? तो ऊपर रखेंगे हम लोग वेलोसिटी का एसआई यूनिट। तो वेलोसिटी का एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। और नीचे क्या रखेंगे? टाइम का एसआई यूनिट। और टाइम का एसआई यूनिट क्या होता है? सेकंड। तो ओवरऑल हमारा जो एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट बना वो क्या बना? मीटर सेकंड इंटू सेकंड यानी कि सेकंड का स्क्वायर। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो होता है वो एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट होता है। कौन सा ऑप्शन है आपका? फर्स्ट नंबर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड और त्वरण का यानी एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आ गया सभी को? आरआरबी एनटीपीसी 2022 के पेपर का सवाल है ये, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक ना। तो समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिए दोस्तों, इसमें कह रहा है रेडियो धर्मिता की एसआई यूनिट क्या होगा, है ना। रेडियो धर्मिता को हम लोग कहते हैं रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव पदार्थ जानते होंगे ना, यानी रेडियो धार्मिक पदार्थ है। तो रेडियो एक्टिव यानी रेडियो एक्टिविटी, इसमें जो है इसका यूनिट क्या होगा ये आपको बताना है। तो हमेशा याद रखिएगा कि रेडियो धर्मिता का जो एसआई यूनिट होता है सीधे सीधे वो क्या होता है? बैकुरल होता है। क्या होता है? बैकुरल, है ना। तो बैकुरल जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस सवाल का, ठीक है। समझ में आ गया? याद रखिएगा रेडियो धर्मिता की एसआई यूनिट बैकुरल होती है। अब देखिए इस सवाल को, ये इतना गजब सवाल है ना, इसमें बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। आप सीधे सीधे इसको देखेंगे तो आप सीधे क्या कहेंगे कि भार है, वेट है, इसका एसआई यूनिट क्या होगा? किलोग्राम।
क्योंकि आप लोग जब वज़न कराते हैं तो किलोग्राम में ही देखते हैं हमेशा, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, इसको हम लोग डिटेल में समझते हैं कैसे क्या होता है। क्योंकि जब हम लोग ये कहते हैं कि भार माने वेट, और जब हम ये कहते हैं कि द्रव्यमान, तो क्या ये दोनों चीज़ें अलग हैं, क्या फिर ये दोनों सेम हैं? तो ये दोनों चीज़ें अलग होती हैं दोस्तों। अगर दोनों चीज़ें सेम होती तो हम भार या फिर द्रव्यमान दोनों को किसी एक ही नाम से जानते हैं ना, अलग अलग नाम से क्यों जानते? तो अलग अलग इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये दोनों अलग चीज़ें हैं। कैसे हैं अलग चीज़ें, ध्यान दीजिएगा। हमारे पास क्या है कि एक यहाँ पे कोई वस्तु है, ठीक है, अभी इसको डिटेल में हम आपको समझाते हैं। कोई एक वस्तु है, ठीक है, इसमें जो पदार्थ की मात्रा होगी, पदार्थ कैसे बनता है आपका एटम्स से मिलकर, है ना, तो इसमें जो पदार्थ की मात्रा होगी, यानी हर एक एटम का जो टोटल यहाँ पे टोटल एक तरह से कह सकते हैं मास, टोटल मास जो होगा वो इसका टोटल मास बनाएगा, है ना। तो मास का जो हम लोग देखते हैं, मास को हम लोग m से डिनोट कर सकते हैं। तो मास का जो SI यूनिट होता है वो होता है किलोग्राम, है ना। मास का जो SI यूनिट है वो होता है क्या, किलोग्राम। अब बात करते हैं कि भार क्या होता है, यानी वजन। तो जब इस मास पर नीचे की तरफ हमारा ग्रेविटी लगता है, इस मास पर, इस द्रव्यमान पर नीचे की तरफ ग्रेविटी लगता है, और ग्रेविटी इसको क्या करती है, खींचती है। किस एक्सेलरेशन से, जी एक्सेलरेशन से। जी का मतलब होता है एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी, यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है, तो स्मॉल जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये भी एक एक्सेलरेशन है, इसीलिए इसका SI यूनिट कितना है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब जी एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ खींचती है तो उसको हम लोग कहते हैं भार। द्रव्यमान क्या है, यानी मास क्या है, तो मास सीधे सीधे उसमें निहित पदार्थ की मात्रा है, उसमें जितने पदार्थ हैं उनकी मात्रा जो होगी वो आपका मास होगा। लेकिन जब उसी मास को ग्रेविटी अपनी तरफ खींचने लगेगी तो वो बन जाता है भार, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो भार है यानी वेट, इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, WEIGHT, वेट का फॉर्मूला होता है m/g। m क्या है यहाँ पर, मास है यानी द्रव्यमान है, इंटू जी का मतलब ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो m और g ये दोनों मिलाकर, दोनों का मल्टीप्लाई हमारा वेट के बराबर होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब इसका जो SI यूनिट है वो क्या होता है, ये होता है आपका यहाँ पे न्यूटन। क्या होता है दोस्तों, न्यूटन होता है। क्लियर है, यानी भार का जो SI मात्रक है वो क्या होगा, न्यूटन होगा, ना कि किलोग्राम होगा। इसको याद रखिएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बहुत लोग तो जल्दी से टिक किए होंगे किलोग्राम, वो गलत है ना। क्योंकि आप देखे होंगे कि ये जो होता है, अगर हम ऐसे देखें, थोड़ा सा और देखें कि जब हम कोई फोर्स लगाते हैं किसी बॉडी पर, तो अगर उसका मास m है तो वो ए एक्सेलरेशन से आगे की तरफ भागने लगता है, तो F=ma। ये फार्मूला आप लोग पढ़े हैं, है ना, F=ma। ए आपका क्या है, एक्सेलरेशन ही तो है, तो m/g, ए के जगह पर g भी रख सकते हैं, ए भी रख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर m/g किसके बराबर है, F के बराबर है ना, फोर्स के बराबर है। और फोर्स किधर लग रहा है, ये वाला जो वेट वाला फोर्स है वो नीचे की तरफ लग रहा है, यानी वेट आपका क्या है, एक तरह का फोर्स है। क्या है दोस्तों, वेट जो है ये आपका क्या है, एक तरह का फोर्स है। फोर्स किस पर, बॉडी पर, किसी भी बॉडी पर किसके द्वारा लगाया गया, पृथ्वी के द्वारा। जो पृथ्वी उस पर फोर्स लगा रही है अपनी तरफ खींचने के लिए, वही फोर्स आपका वेट होता है। सभी को समझ में आ गया होगा, एकदम डिटेल से समझा दिए हैं। तो जो भार यानी वेट का SI यूनिट होता है वो न्यूटन होता है, जो कि एक बल है। क्लियर है, मास अलग चीज़ है, वो पदार्थ की मात्रा होती है। किसी भी बॉडी में निहित पदार्थ की मात्रा को हम लोग मास कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। क्लियर है ना। चलिए, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर रोकते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। और ये क्लास आप सभी को कैसा लगा, साइंस की पहली क्लास है इस चैनल पर, है ना, इस चैनल पर पहली क्लास है। और रेलवे के लिए ये क्लासेस आपकी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, है ना। आपको पूरा साइंस हम यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं। बायो पार्ट तो नहीं, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला पार्ट दोनों हम यहाँ पे पढ़ा देंगे, ठीक ना। तो ज़रूर इस चैनल को फॉलो करिए और आप लोग इसको सब्सक्राइब करके रखिए। मैथ्स की क्लासेस चल ही रही हैं, अब साइंस की भी स्टार्ट हो गई हैं, तो मैथ्स और साइंस पैरेलली यहाँ पे चलेंगे। चलिए, फिलहाल हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, साइंस की या फिर मैथ्स की। तब तक के लिए जय हिंद।